चलो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। यहाँ पर मैकाविटी जो है एक कैट का नाम है, जिसके बारे में बताया गया है कि मैकाविटी जो है एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्यमय, रहस्य, ठीक है। तो ये एक रहस्यमय बिल्ली है मैकाविटी। इस चैप्टर में जो इसके जो राइटर है जिसका नाम है टी.एस. इलियट, ठीक है। पोएट जो है कौन है? टी.एस. इलियट। उन्होंने इसमें बताया है एक कैट के बारे में जिसका नाम है मैकाविटी, है ना। वो एक मिस्ट्री कैट है, एक ऐसा कैट है जिसको कोई देख ही नहीं सकता है, एक रहस्यमय बिल्ली है। अब यहाँ पर जो कवि है यहाँ पर कैट को ही क्यों लिया है ना? हो सकता है किसी ऐसे क्रिमिनल को इसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया है जो उस समय बहुत ही मतलब मिस्ट्री था, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था वहाँ उस वक्त, है ना, इंग्लैंड के अंदर। उस क्रिमिनल्स के बारे में हो सकता है यहाँ पर उन्होंने बताया होगा, बट ऐसा यहाँ पर जिक्र नहीं किया है कि आखिर में ये मैकाविटी जो मिस्ट्री कैट है ये किसी क्रिमिनल के लिए यूज़ किया गया है ना। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो कैट है जिसका नाम है मैकाविटी वो एक क्रिमिनल होता है जो किसी भी लॉ को क्या करता है? वो डिफाई कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है। चलो पहले जो है इस चैप्टर में मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जिसको लिखा है टी.एस. इलियट ने, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, पहले उसको समझते हैं। देखो, थॉमस अर्नेस्ट इलियट, इसका पूरा नाम था टी.एस. इलियट। तो टी से थॉमस और ई से अर्नेस्ट, थॉमस अर्नेस्ट इलियट इसका पूरा नाम है, जिसका जन्म हुआ था 1885 को और इनका डेथ हुआ था 1965 को। याद रहेगा, इसका जन्म कब हुआ था? 1885 और इनका डेथ हुआ था 1888 और इसका डेथ हुआ था 1965 को हुआ था, ठीक है। वॉज बॉर्न इन एस.टी. लुइस, मिसौरी, यूएसए। इनका जन्म यूएसए के एक यूएसए का हो सकता है कि स्टेट होगा मिसौरी के लुइस नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। जो कहाँ है? यूएसए में। इनका जन्म हुआ था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, जिसको हम आज अमेरिका कहते हैं। तो अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन बाद में जाकर अंततः ये, इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, अंत में जाकर ये कहाँ बस गए? सेटल हो गए? इंग्लैंड में जाकर सेटल हो गए। इसका जन्म हुआ था यूएसए में, बट बाद में ये कहाँ बस गए? इंग्लैंड में बस गए। ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, और लिटरेचर में वो क्या थे? एक क्लासिस्ट थे। क्लासिस्ट उसको कहते हैं जो ग्रीक और रोम लैटिन भाषा का जो अध्ययन करता है, जो उनके पढ़ने वाले होते हैं, जो उन लैटिन और ग्रीक भाषा में अपना लिटरेचर को लिखता हो, उनको क्लासिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर कौन सा लिखता था? वो क्लासिस्ट, मतलब कि लैटिन और ग्रीक भाषा में वो अपना लिटरेचर लिखता था। एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और रिलीजन से, धर्म से वो था एंग्लो कैथोलिक। इनका धर्म कौन सा था? एंग्लो कैथोलिक। इनका धर्म था ये टी.एस. इलियट का धर्म था एंग्लो कैथोलिक। एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में क्या था? ये रॉयलिस्ट था। रॉयलिस्ट का मतलब होता है जो राजसत्ता का समर्थन करता है, राजसत्तावादी। मतलब पहले हमें पता है कि राजतंत्र व्यवस्था था, मतलब कि राजाओं का क्या था? राजाओं का शासन था ना। तो ये राजाओं के शासन को ये सपोर्ट करते थे, ये इनका साथ देते थे। मतलब ये क्या थे? रॉयलिस्ट थे, मतलब कि राजसत्तावादी थे। किससे? किसमें? इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, ठीक है। राजतंत्र के ये समर्थक थे, सपोर्टर थे, ये कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि टी.एस. इलियट वाज डैश इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या थे वो? तो रॉयलिस्ट थे वो, ठीक है। आगे देखो कि ही रोज टू बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और वो उभरे, एक महान कवियों में से एक के रूप में उभरे। कब? 20वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में वो एक महान कवि के रूप में सामने आए, ठीक है। मतलब उनकी ख्याति जो है वो 20वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों ने उसे जानना स्टार्ट किया 20वीं शताब्दी में, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामाटिस्ट, और वो एक डिस्टिंग्विश क्रिटिक भी थे। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक या समीक्षक, ठीक है। क्रिटिक मतलब आलोचक या समीक्षक, जो किसी भी चीज़ का क्या करता हो? समीक्षा करता हो, किसी भी चीज़ का वो जांच पड़ताल करता हो, उसको हम कहते हैं क्रिटिक्स। जो किसी भी बात पर वो गलत चीज़ों को वो निकालता हो, मतलब कि सारे लोगों के विपरीत आंसर देना, विपरीत ओपिनियन देना, उनको हम कहते हैं क्रिटिक, आलोचक, ठीक है। तो वो क्रिटिक भी थे और एक ड्रामाटिस्ट भी थे। याद रखना है, टी.एस. इलियट क्या है? एक ड्रामाटिस्ट भी है और एक क्रिटिक है, ठीक है। आगे क्या है देखो,
ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1948 ईस्वी में। ये सब ऑब्जेक्टिव है सब। 1948 ईस्वी में इसको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर द वास्टलैंड, एश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स। इनका जो बहुत विख्यात जो पोएम्स है, जाना माना जो पोएम्स है, कविता है जो इन्होंने लिखा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से उसका नाम है द वास्टलैंड, एश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स। ये जो है इनका फेमस और वेल नोन पोएम्स है, प्रसिद्ध पोएम्स है इनका। ठीक है, ये भी याद रखोगे कि इनकी कौन कौन सी कविताएं हैं, कौन कौन से इनका पोएम्स है। As a poet and spokesman for his age, he truly represents the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century। और वो अपने एज के एक कवि के रूप में, उस समय उनके एज के जितने भी कवि थे, जितने भी स्पोक्समैन थे, वक्ता थे, बोलने वाले, उस एज में वो प्रेजेंट करते थे। क्या प्रेजेंट करते थे? द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसॉफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का जो इंटेलेक्चुअल जो मूड्स होता था, जो बौद्धिक जो मनोदशा, जो विचार उनके होते थे, उन विचारों को वो क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। और क्या रिप्रेजेंट करते थे? और सोशल मूड्स को, जो सोशल, जो सामाजिक जो मुद्दा होता था, सामाजिक जो विचार होते थे उनके, उनको वो एक्सप्रेस करता था, रिप्रेजेंट करता था। ठीक है। एंड फिलोसॉफिकल मूड्स मतलब जो उनके दार्शनिक विचार होते थे, उन दार्शनिक विचारों को वो रिप्रेजेंट करते थे। द प्रेजेंट पोयम, जो प्रेजेंट पोयम जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, कि मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली, जो इस चैप्टर का नाम है, पोयम का नाम है, वो जब भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। वो उनकी ही एक किताब थी जिसका नाम था ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इस किताब से ये जो पोयम्स है, ये जो पढ़ रहे हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इस मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो चैप्टर है, इनको लिया गया है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो चैप्टर है, जो पोयम्स है, ये कहाँ से आया है? तो याद रखना है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यहाँ से ये चैप्टर आया है। विच वॉज मेड इन टू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर एस्ट्रियर एंड्रयू लॉयड वेबर। जो एक ग्रेट कंपोजर, जो उनको कंपोज किए थे संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ, उनके पोयम्स को, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है, इनको उन्होंने क्या किया था? संगीत के साथ स्टेज पर उनको कंपोज किया था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? अभी हमने पढ़ा, एंड्रयू लॉयड वेबर। इन्होंने इनको कंपोज किया था संगीत के साथ मंच पर। ठीक है, इट इज़ अ लाइट पोयम इन द मॉक हीरोइक वेन। और ये जो है पोयम जो है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, एक लाइट पोयम है, एक हल्की सी कविता है, ज़्यादा इम्प्रेसिव ये पोयम्स नहीं है, हल्की कविता है, जिसमें एक महान वीरता को प्रदर्शित किया गया है। नकली जो वीरता है, महानता है, इनको इसमें प्रदर्शित किया गया है इस चैप्टर में, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट में। ठीक है, इसलिए ये एक लाइट पोयम है, एक हल्की सी कविता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज डैश पोयम, तो हो सकता ये आंसर आएगा लाइट पोयम। ठीक है, समझे बात? आगे देखो क्या है। इट डज नॉट नीड एनी सोलेम और डिटेल It does not need any solemn or detailed analysis. Its charm comes from its neat rhymes and galloping rhythm, as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat. कहते हैं कि इनका जो आकर्षण है, इनका जो चार्म है, चार्म का मतलब होता है आकर्षण। ये जो कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इन्हें किसी भी डिटेल एनालिसिस, किसी भी विस्तृत विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है कि आखिर में ये जो चैप्टर है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट ये क्या है। ठीक है, ये जो है इसके प्रति, इस पोयम्स के प्रति लोगों के अंदर, या लोग इनकी तरफ आकर्षित, या पाठक जो रीडर्स जो है, पढ़ने वाले जो हैं, वो इनके प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इनका जो कमिक इफेक्ट है, जो हंसी वाला जो प्रभाव है ना, इसमें इस प्रभावों की वजह से, और
इनका जो गैलोपिंग रिदम्स है, मतलब कि सरपट जिसको कहते हैं, सरपट मतलब एक के बाद एक रिदम, मतलब जब संगीत जब देखो गाता है तो उनका जो लाइन जहाँ पर खत्म होता है उसी प्रकार का जो वर्ड है लास्ट में खत्म होता है हर गाने में, मतलब नहीं होता, मतलब रीम जो है उनका मतलब एक दूसरे से ताल सुर ताल सब मिला होता है उसमें। तो उसी प्रकार जब इस कविता को जब पढ़ते हैं तो उसी प्रकार का रिदम यहाँ पर मिलता है, और जो पाठक होते हैं, जो रीडर होते हैं, वो जब इसको पढ़ते तो उनके अंदर एक प्रकार से अट्रैक्शन पावर मतलब आ जाता है, और इसको बहुत पढ़ने में उनको ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। क्योंकि इसमें बात किया गया एक मॉन्स्टर की, एक राक्षस की, जो वास्तव में एक क्रिमिनल होता है, एक अपराधी होता है, जो वास्तव में क्या होता है इस चैप्टर में, एक कैट होता है। क्या होता है? कैट। जो मैकाविटी है, मैकाविटी क्या है? कैट है, वो एक बिल्ली है। अब देखो ये पोएम में क्या कहा गया, देखते हैं हम आगे। नीचे है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी जो कि क्या है, एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमय बिल्ली है ना। फर्स्ट स्टेंजा में है मैकाविटी वाज, यहाँ पर मैकाविटीज अ मिस्ट्री कैट दिया गया है, यहाँ पर वाज को शॉर्ट में मिला दिया गया है। तो मैकाविटीज अ मिस्ट्री कैट, कि मैकाविटी जो था वो क्या था, एक मिस्ट्री कैट था, एक रहस्यमय बिल्ली था। मतलब ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, वो क्या कहलाता था, छुपा हुआ पंजा कहलाता था। पॉ का मतलब होता है पंजा, वो छुपा हुआ पंजा कहलाता था, क्योंकि वो ऐसी बिल्ली थी जो मिस्ट्री थी, जिसे कोई देख नहीं सकता था, इसलिए उसको छिपा हुआ पंजा कहा जाता था उसे। याद रखना है कि मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट भी है और एक हिडन पॉ भी है, याद रहेगा। नेक्स्ट 4, क्योंकि इसे मिस्ट्री कैट इसलिए कहा गया है और इसे हिडन पॉ इसलिए कहा गया है। 4, क्योंकि ही वॉज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि ये एक मास्टर क्रिमिनल था ये, ठीक है, मतलब कि क्राइम करने में ये मास्टर था। कौन? ये मैकाविटी जो कैट है, क्राइम करने में एकदम मास्टर था। हु कैन डिफाई द लॉ, जो लॉ को क्या कर सकता था, डिफाई कर सकता था, लॉ को वो तोड़ सकता था, लॉ का वो कानून का वो उल्लंघन कर सकता था। इनके अंदर इतना पावर था ये मैकाविटी के अंदर, इस वजह से मैकाविटी को एक मिस्ट्री कैट और हिडन पॉ कहा गया है। वो कोई क्राइम कर भी देता था लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं सकता था, है ना, वो कहाँ भाग जाता था किसी को पता नहीं चलता था, इसलिए इसको मिस्ट्री कैट कहा गया है और हिडन पॉ कहा गया है। और वो किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को वो क्या कर सकता था, डिफाई कर सकता था, तोड़ सकता था वो। आगे देखो क्या है, ही वॉज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्कॉट्स डिस्पेयर। वो जो स्कॉटलैंड यार्ड था, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है लंदन की एक पुलिस का एक गिरोह, गैंग, पुलिस का एक गैंग, एक गिरोह, एक समूह, ग्रुप, स्कॉटलैंड यार्ड, पुलिसों का एक गैंग या कह सकते ग्रुप। तो वो वहाँ की पुलिसों के लिए ये क्या बन गया था, एक बेफलमेंट बन गया था, एक मुसीबत बन गया था, एक पहेली बन गया था। ये कौन? मिस्ट्री कैट। बड़ा परेशान करता था वहाँ के पुलिस वाले को, ये जो कैट था ना बहुत परेशान करता था। अब देखो ये एक्चुअल में कैट, पोएट ने यहाँ पर कैट दिया है, बट यहाँ पर कैट को नहीं दिखा रहा है, ये है किसी क्राइम को यहाँ पर दिखा रहा है, कोई क्रिमिनल को दिखा रहा है, ठीक है, जो एक ऐसा क्रिमिनल रहा होगा जो क्राइम तो करता था लेकिन उसे कोई पकड़ ही नहीं पाता था। तो ऐसे क्रिमिनल की जगह पर इन्होंने एक ऐसा नाम दिया है मैकाविटी, जो एक कैट के रूप में इन्होंने क्या किया इस चैप्टर में रिप्रेजेंट किया है ना। तो वो स्कॉटलैंड यार्ड जो था, जो पुलिस जो था, लंदन पुलिस, वहाँ उन पुलिसों के लिए ये क्या बन गया था, एक पहेली बन गया था, है ना, उनके लिए एक परेशानी, एक मुसीबत बन गया था। द फ्लाइंग स्क्वेड डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वेड, जो स्क्वाड का मतलब होता है टीम का जो अपना एक समूह होता है ना, स्क्वाड कहते हैं ना, स्क्वाड। तो वहाँ का जो स्क्वाड था, पुलिसों का जो स्क्वाड था, जो फ्लाइंग स्क्वाड था, जो मतलब उड़ के भी पकड़ सकता था किसी भी क्रिमिनल्स को, उनके लिए भी एक निराशा का ये एक सबब था, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान था। 4, क्योंकि व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब भी वे पुलिस वाले जब सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचता था, घटना स्थल पर पहुंचता था, जहां पर कोई क्राइम हुआ हो, वहां पर जब वो पहुंचता था, मैकाविटी इज नॉट देयर, तो मैकाविटी वहां होता ही नहीं था, ठीक है। तो उनके लिए एक बेफलमेंट था स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, और जो स्कॉट्स था, है ना, फ्लाइंग स्कॉट्स, उनके लिए एक निराशा का मतलब सबब था ये, ठीक है। आगे संजा में देखो क्या है,
अब पोएट कह रहे हैं मैकाविटी मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है, मैकाविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कहते हैं कि वो एवरी ह्यूमन लॉ, मतलब कि हर इंसान का जो लॉ है, जो इंसान के द्वारा जो बनाया गया जो कानून है, वो सारे कानून को क्या कर देता है, वो तोड़ देता है ना। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तक कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी का भी रूल तोड़ देता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण का रूल कहते हैं कि अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वो नीचे आएगी। इस रूल को भी वो तोड़ देता है। इतना बड़ा क्रिमिनल है वो, है ना, कि वो ऊपर छलांग तो मारता है ना, जंपिंग तो करता है, लेकिन वो ऊपर जाने के बाद नीचे जल्दी नहीं आता, ऊपर लटके रहता है, उड़ते रहता है वो, है ना। इस लॉ को भी वो तोड़ देता है। मतलब यहाँ पर दिखाया गया कि वो कितना बड़ा क्रिमिनल है वो, है ना। और इस वजह से वहाँ की जो पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड जो है, वो उनको पकड़ नहीं पा रही है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, उनका जो पावर है लेविटेशन का, हवा में उड़ने का जो उनका जो पावर है, उनकी जो शक्ति है, वो एक चलते हुए राहगीर जो फकीर होते हैं, है ना, जो भिक्षा मांगते फकीर, उनको भी वो ताकने पर मजबूर कर देता है। उनको भी तका देता है कि अरे ये क्या हुआ, ये बिल्ली कैसे उड़ रही है। बिल्ली कहने का मतलब यहाँ पर वो क्रिमिनल की बात है कि कैसे यहाँ पर था, यहाँ से वहाँ कैसे भाग गया, है ना, वो उनको भी तका देता है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज नॉट देयर, और जब तुम सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचोगे तो मैकाविटी वहाँ पर नहीं होगा, हाँ, वहाँ है ही नहीं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी इज नॉट देयर। कहते हैं कि तुम उसे बेसमेंट में देख सकते हो, उसे ढूंढ सकते हो, उसे पा सकते हो। बेसमेंट का मतलब तो अलमीरा, है ना, कपबोर्ड जिसको कहते हैं। तुम उसे कपबोर्ड में पा सकते हो, देख सकते हो, तुम उसे हवा में उड़ते हुए देख सकते हो, लेकिन जब कहीं पर क्राइम होता है, वहां पर अगर उसे पकड़ने जाओ तो वहां पर मैकाविटी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखो क्या है, मैकाविटी इज जिंजर कैट। मैकाविटी इज अ जिंजर कैट। मैकाविटी जो था एक जिंजर कैट था। जिंजर याद रखना है, क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट है, फिर पढ़े मैकाविटी एक हिडन पॉव है, और अभी पढ़ रहे हैं कि मैकाविटी एक जिंजर कैट भी है। जिंजर कैट का मतलब होता है जो पतला भी है और लंबा भी है। लंबा और पतला, जिंजर का मतलब यही होता है, थीन एंड टॉल, ठीक है, इसको कहते हैं जिंजर कैट। तो मैकाविटी कैसा कैट है, जिंजर कैट है, मतलब लंबा और पतला भी है। कहते हैं यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, तुम्हें पता होता, आप लोगों को पता होता जब आप इसे देखे होते। फॉर हीज आईज आर संकेन इन, क्योंकि उनकी जो आईज है ना, उनकी जो आंखें है ना, अंदर की ओर धंसी हुई उनकी आंखें है ना, उनकी आंखें जो है अंदर की ओर एकदम देखने में लगता है डरावना सा लगता है, एकदम धंसी हुई आंखें उनकी। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, और उनका जो ब्रो है ना, उनका जो ब्रो है ना, भौं है, वो एकदम डीपली लाइंड विथ थॉट्स, वो थॉट से, वो विचारों से एकदम लाइन रेखा पड़ा हुआ उस पर, मतलब सोचते सोचते ना निशान पड़ जाता है इस पर माथे के ऊपर। तो मानो कि वो इतना सोचता है, विचारता है कि उसके माथे पर, उनके ब्रो पर, भौं पर एक निशान सा बन गया हुआ है। इतना सोचता है, इतना क्राइम करता है वो। हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, और उनका जो हेड है ना, उनका जो सिर है वो डॉम सा है, मतलब गुम्बद नुमा है, ठीक है। डॉम सा मतलब गुम्बद नुमा, एक गुम्बद की तरह उनका सिर है, जैसा कि तुम बुक में देख सकते हो कि उनका सिर कैसा लग रहा है ना। आगे कहते हैं हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, और उनका जो कोट है, उनका जो कपड़ा है, उनका जो बदन है, बॉडी जो है, वो भाग भाग कर गंदा बन चुका है, डस्टी हो चुका है एकदम, है ना, गंदला बन चुका है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उनका जो विस्कर्स है, उनकी जो मूछें हैं, हम लोग की मूछ को कहते हैं माउस्टेच, बट बिल्ली के जो मूछें होते हैं 2-3 बाल इधर निकला होता है, उसको क्या कहते हैं, हाँ, लगभग 4 बाल गिना चुना होता है, तो उसको विस्कर्स कहते हैं। तो उनका जो विस्कर्स है वो भी क्या है, ऐसे ही बिखरा हुआ है, एकदम उड़ रहा है एकदम, है ना, अनकॉम्ड है, मतलब बिना कंघी किया हुआ है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड,
और कहते हैं कि वो अपना जो सिर है ना वो हिलाता है ना, सांप की तरह इधर उधर साइड साइड करके, विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, एक सांप की तरह वो इधर उधर अपने सिर को वो हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब तुम्हें लगता है कि वो सो रहा है, जब आपको लगेगा कि नहीं ये अभी सो रहा है, नहीं, वो सो रहा नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा जगा हुआ होता है वो, ठीक है, हमेशा वो चौकस होता है। लग रहा है कि वो सोया हुआ, लेकिन सोया हुआ वो नहीं होता, वो हमेशा चौकस होता है वो, है ना। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो क्या है, मैकाविटी मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, कि मैकाविटी 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 की तरह कोई भी नहीं है। फोर, क्योंकि, फिर कहते हैं क्योंकि हिज फिएंट एंड फ्लाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी, क्योंकि उनका जो शेप है ना, उनका जो आकार है, एक प्रकार की बिल्ली में से ही एक अन्य प्रकार की जाति, जो एक राक्षस है ना, डेप्राविटी, दुष्टों का राक्षस है वो, है ना, उनका वो मास्टर है, उस प्रकार की बिल्ली है वो। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम उसे मिल सकते हो, गली मोहल्ले में मिल सकते हो, है ना, तुम उसे चौक पर मिल सकते हो, स्क्वायर में मिल सकते हो। बट लेकिन when a crime is discovered, लेकिन जब कहीं पर क्राइम होती है, मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां पर नहीं होता, बड़ा खतरनाक है ना। आगे देखो, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो बाहर से तो लगता है कि बहुत रिस्पेक्टफुल है वो, मतलब ठीक ठाक है वो, मतलब सम्मानित है वो, है ना, मतलब देखने से ठीक लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख से लोग कहते हैं ही चीट्स एट कार्ड, कि वो इतना खतरनाक है, इतना वो चालाक है कि वो जो कार्ड्स है ना, जो चिट्ठी होती है, जो दस्तावेज होता है, उन दस्तावेज को भी वो धोखा दे देता है। अगर उनके अगेंस्ट कोई मतलब सबूत भी है ना, वो सबूत भी उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनको भी क्या कर देता है, चीट कर देता है। तो पुलिस की तो बात ही छोड़ दो, इतना ही खतरनाक है। हाँ, and or his footprints are not found in any file of Scotland Yards, और स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में तुम्हें उनका फुटप्रिंट्स, उनका जो पैर का निशान है, वो कहीं पर तुम्हें नहीं मिलेगा। इतने दिन से वो क्राइम कर रहा है, इतना सारा क्राइम करता है, लेकिन तुम अगर स्कॉटलैंड यार्ड के पास अगर जाओगे तो उसके फाइल में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, उनका कोई भी फुटप्रिंट्स भी नहीं मिलेगा, उनका कोई निशान भी नहीं मिलेगा, है ना। एंड और व्हेन द लार्जेस्ट लूटेड, और जब किसी गोडाउन को लूटा जाता है ना, जब किसी गोडाउन को लूटा जाता है, और द ज्वेलर्स केस इज रिफल्ड, और जब कोई ज्वेलर्स केस को मतलब उसका जांच पड़ताल किया जाता है, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और किसी मतलब हरे रंग का जो घर है जिसमें ग्लास लगा हुआ है, वो घर के ग्लास टूटा हुआ है, एंड द ट्रेल्स पास रिपेयर, या जो ट्रेल्स है, जो जिसको कहते हैं डंडा, जो पेड़ पौधों को, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए जो डंडा लगा दिया जाता है कि ये प्लांट जो है, पौधा जो है ऊपर की ओर बढ़े, है ना, न लगा देते चारी की टाइप का लगा देते छोटा छोटा पौधा में, तो वो बिखरा हुआ मिलेगा, तो समझ जाना कि ये और किसी का काम नहीं, किसका काम है, मैकाविटी का काम है। जब कोई गोडाउन लूटता है, या किसी ज्वेलर्स की दुकान लूटती है, या कहीं पर मिल्क मिसिंग हुआ पाते हैं, या किसी, अच्छा ये लाइन छूट गया था, और अनदर पिग्स बीन स्टिफल्ड, या किसी कुत्ता का जो बच्चा है ना, एक प्रकार का दूसरा कुत्ता होता है, उनका गला कोई दबो के चला गया है, भाग गया है, अगर इस प्रकार का कोई तुम्हें घटना देखने को मिलेगा तो समझ जाना कि और किसी का काम नहीं, किसका काम है, ये सब मैकाविटी का काम है ना। देयर्स द वंडर ऑफ थिंग, और ये इससे भी आश्चर्य की बात क्या है, मैकाविटी इज नॉट देयर। जब तुम जाओगे देखोगे वहां पर, तो तुम्हें मैकाविटी वहां पर नहीं मिलेगा, मैकाविटी वहां होता ही नहीं, ठीक है। एंड और व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी इज गॉन एस्ट्रे, or the admiralty lose some plans and drawings by the way, there may be a scrap of paper in the hall or on the stair। कहते हैं कि जब कोई फॉरेन ऑफिस, कोई विदेशी कार्यालय, उसके ऑफिस में जब कोई समझौता बिगड़ जाता है ना, कोई समझौता संधि नहीं हो पाता है, या कोई जो नौसैनिक जो विभाग है उनका कोई प्लान मिस हो जाता है, कोई नक्शा, कोई मैप उनका मिस हो जाता है, खो जाता है, गुम हो जाता है, या कोई पिक्चर उनका गुम हो जाता है, तो
वो कहाँ मिलेगा पता है? देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन अ स्टेयर। तो वो कहाँ मिलेगा? वो जो मैप है, वो जो ड्राइंग से जो चित्रकार जो बना हुआ था कि इस प्रकार का क्रिमिनल से ये, उस प्रकार का अगर है भी अगर किसी के पास सबूत, तो वो बाद में पता चलता है कि वो खो गया। और वो कहाँ मिलता है? तो किसी सीढ़ी पर किसी हॉल में फटा हुआ वो मिलता है ना, मतलब हाँ, इतना उसका टुकड़ा मिलता है, उसका स्क्रैप मिलता है, ठीक है, कतरन मिलता है। बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकविटी इज नॉट देयर। लेकिन उनके बारे में ये जांच पड़ताल करना भी यूजलेस है, बेकार है, क्योंकि मैकविटी तो वहाँ होता ही नहीं। तो वो जांच पड़ताल करे क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये काम किसने किया होगा, मैकविटी ने ही किया होगा, और मैकविटी कोई पकड़ ही नहीं पाता है, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना यूजलेस है, बेकार है, फ़ायदा नहीं है उसका इन्वेस्टिगेट करने का, उनका जांच पड़ताल करने का, है ना। आगे देखो क्या है। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस से इट मस्ट हैव बीन मैकविटी। लेकिन जब कोई लॉस को डिस्क्लोज किया जाता है, उसको जाहिर किया जाता है, सामने जब कोई लॉस आता है, कोई हानि आता है कि ये लॉस हुआ, ये घटित हुआ है ना, ऐसा हुआ वहाँ पर, तो सीक्रेट सर्विस कहते हैं, वो कहता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैकविटी ही है जिन्होंने ऐसा किया होगा, है ना। बट लेकिन ही इज माइल अवे, लेकिन वो काफ़ी मीलों दूर चला गया आपको, है ना। जब कोई लॉस होता है, कहीं पे कोई घटना घटित होती है, सबको पता होता है, सीक्रेट सर्विस कहता है, जो गुप्त विभाग है वो कहता है ये और कोई नहीं, उसी का काम है। लेकिन अब बोलने से ही क्या फ़ायदा, क्योंकि मैकविटी तो वहाँ होता ही नहीं, है ना। सबको पता है कि वही क्या होगा, लेकिन वो तो वहाँ पर होता ही नहीं। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और अ लिकिंग ऑफ हिज थम्स। तुम उसे पा सकते हो, कहाँ? रेस्ट करते हुए तुम उसे पा सकते हो, कहीं पर आराम कर रहा होता है। तुम उसे अपने थम्स को लिकिंग करते हुए पा सकते हो, अपने अंगूठे को वो चाट रहा हो पा सकते हो। यहाँ पर चाटना, अंगूठे को चाटना का मतलब ये हुआ कि वो अपने कामों का वो हिसाब किताब कर रहा है, वो, है ना, विचार कर रहा है वो, तो विचार करते हुए भी तुम उसे पा सकते हो। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या किसी बड़े से डिवीज़न को, किसी बड़े से सवाल को, किसी बड़े से मतलब जो काम है, उन काम को वो अंजाम दे रहा होगा, उसमें वो इंगेज होगा। ऐसे देखते मतलब ऐसे इंगेज रहते हुए तुम उसे पा सकते हो। कहीं पे रेस्ट कर रहा है तुम पा सकते हो, कहीं पे भी तुम उसे देख सकते हो, लेकिन जब क्राइम होता तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। लास्ट स्टेंजा है, नहीं इसके बाद एक और है, देखो कहते हैं मैकविटी मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, कि मैकविटी तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है ना, मतलब मैकविटी की तरह कोई है ही नहीं। देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसिटफुलनेस एंड सुआविटी। इस प्रकार की सुआविटी और डिसिटफुलनेस जो बिल्लियां हैं, वो पोएट कहता है कि कभी ऐसा कोई कैट नहीं हुआ जो इतना धोखाधड़ी, इतना कपटी और इतना धोखा देने वाला बिल्ली हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा बिल्ली कभी नहीं था, ये पोएट कहते हैं। He always has an alibi and wanted to spare. उनके पास हमेशा बचने के लिए एक दो बहाना होता ही होता था कि वो कैसे बचा जाए। उनके पास एक ना एक तरीका होता था कि हम यहाँ से कैसे बच सकते हैं। हमेशा एक दो उनके पास होता था जिससे वो बच सके, कहीं क्राइम करे भी लेकिन वहाँ से वो बच जाए। उनके पास हमेशा एक बहाना होता था, एक ऐसा चीज़ होता था जिससे वो बच जाता था। एट वट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण कोई भी घटना घटित होती तो वहाँ मैकविटी नहीं होता। मैकविटी वाजंट देयर, मैकविटी वहाँ पर होता ही नहीं। नेक्स्ट लास्ट है, एंड दे से, और कहते हैं सब, दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड डीड्स, और वो सारी बिल्लियाँ, लोग कहते हैं कि जितनी भी बिल्लियाँ जिनके बुरे बुरे कर्म हैं, वाइडली नोन आर नथिंग, जो बहुत ही व्यापक रूप से सारे लोग उन बिल्लियों को जानते हैं, उन कैट्स को जानते हैं जो जिनका कर्म दुष्ट है, विक्ड उनका डीड्स है, जिसको सारे लोग जानते हैं, वो बिल्लियाँ भी इस मैकविटी के सामने कुछ भी नहीं है। और ऑल्सो नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट, वो भी इन मैकविटी के सामने एक एजेंट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, उनका नौकर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वो भी जो कैट्स है ना, जिसके बुरे कर्म है, वो भी इस मैकविटी के नीचे काम करने वाला है, इनका सहायता देने वाला है। वो भी बिल्लियाँ इनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब मैकविटी इतना खतरनाक है, इससे भी बुरा बड़ा जो, इसी तरह जो बुरा बड़ा जो कर्म करता और भी बिल्लियाँ, वो बिल्लियाँ जिनका दुष्ट कर्म है, वो बिल्लियाँ भी मैकविटी के सामने कुछ भी नहीं, एक एजेंट से ज़्यादा, है ना। हु ऑल द टाइम, जो हमेशा जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस, जो हमेशा अपने ऑपरेशन को क्या करता था, कंट्रोल करता था, उनके ही माध्यम से, उनके हेल्प से,
है ना, उनसे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं था। वो जो भी कैट था जिसका नाम इन्होंने जिक्र किया है यहाँ पर, मुंगेजेरी एंड ग्रिंडेलवाल्ड, यहाँ पर जिक्र किया गया है मुंगेजेरी एंड ग्रिंडेलवाल्ड, ये दोनों भी एक कैट ही है। याद रखना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है मुंगेजेरी एंड ग्रिंडेलवाल्ड, ये भी जो कैट है जिनके दुष्ट कर्म है, जिनका विग्ड डीड्स है, ये भी कैट्स जो है इनके सामने कुछ भी नहीं है। किसके सामने? मैकाविटी के सामने, बस एक एजेंट है ना। अब यहाँ पर कहा गया है द नेपोलियन ऑफ क्राइम, अपराधों का इसे नेपोलियन कहा गया है। याद रखना है कि मैकाविटी को क्या कहा गया है? अपराधों का नेपोलियन। तो चैप्टर एंड्स हुआ, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव होगा, इसको समझना, ठीक। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।